वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको MCQs भी करवाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और आपको ईजी भी रहे। दो टाइप्स होती हैं जनरली तौर पे प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जाहिर बात है कंज्यूमर्स ने यूज़ करना होती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूम हो जाती हैं, जब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको कंज्यूम जो है वो हो जाती है, और ये ज़्यादातर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि टी है, सोप है और टूथपेस्ट वगैरह। इसके अलावा शेविंग क्रीम और कुकिंग ऑयल वगैरह भी इसमें आ जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, फैक्ट्री वगैरह के अंदर यूज़ होती है, इसलिए इनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, केमिकल्स आ जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन की हम बात करें, प्रोडक्ट जो कि डिसिमिलर होती हैं कॉम्पिटिटर्स से, और लेकिन वो फुलफिल कर सकती है सेम नीड, जैसे कि टेलीविज़न और कंप्यूटर गेम्स जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फुलफिल कर सकते हैं जो इंटरटेनमेंट का जो नीड है, जो पर्पस है इंटरटेनमेंट का, जाहिर बात है। नाउ द मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान की हम बात करें तो ये क्या है, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखा जाता है इसको, जाहिर बात है, और ये डिस्क्राइब करता है ओवरऑल जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कि खास वक्त के अंदर जो भी ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटी होगी उनकी पूरी डिटेल इसमें लिखी जाती है। प्रमोशन की हम बात करें तो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि एक फर्म लेती है ताकि वो कम्युनिकेट करेगी और प्रमोट करेगी उसकी प्रोडक्ट्स जो है टारगेट मार्केट को। प्रमोशन के जरिए जाहिर बात है इन कम्युनिकेशन की जा रही होती है प्रोडक्ट के बारे में, टारगेट मार्केट से टारगेट मार्केट को बताया जा रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में। अगर प्रमोशन नहीं की जाएगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्ट के बारे में, और ये क्लियरली मोस्ट विजिबल एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। और उसके बाद है टारगेट मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन। आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट्स। कंपनी जो है वो डिवाइड करती है मार्केट को मार्केट सेगमेंट्स में, यानी कि तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी मार्केट को जो है वो टारगेट कर लेती है, बल्कि मार्केट को तोड़ा जाता है। होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं कस्टमर्स के एक मार्केट के अंदर, जो कि सिग्निफिकेंटली तौर पर अलग होते हैं एक दूसरे से। होमोजीनियस ग्रुप से मुराद ये कि जब डिवाइड किया जाता है कस्टमर्स को, तो उनकी जो डिमांड है या उनकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए कस्टमर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। और जो गोल होता है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस का, वो ये होता है कि ग्रुप बनाया जाता है कस्टमर का सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे कि आपको बताया गया, और उनके बिहेवियर के साथ भी हम देख सकते हैं कि जो सेम बिहेवियर के कस्टमर हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया, या उनकी जो नीड्स है उसके मुताबिक। और ये जो टारगेट मार्केट होती है, फिर अब जो इनको डिवाइड किया गया है तो इनको फिर टारगेट किया जाता है और ऑफ़र की जाती है उनकी जो भी जाहिर बात है डिमांड, बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स है, उसके मुताबिक उनको प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र की जाती है, और फिर उसकी प्राइसिंग की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको प्रमोट भी किया जाता है। और मार्केट रिसर्च की जाती है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए सिस्टमेटिकली तौर पर गैदर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डेटा, कस्टमर्स के बारे में भी, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में और मार्केट के बारे में भी। और मार्केट रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकते हैं क्रिएट करने में, बिजनेस प्लान लॉन्च करना, नई प्रोडक्ट या सर्विस फाइन ट्यून करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रही है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आना मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। और इसके अलावा एक्सपेंड करना न्यू मार्केट के अंदर, नई मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं तो। नाउ दी मार्केट सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन के बारे में पहले भी बताया गया है। सेगमेंटेशन असल में है क्या, डिवीजन है मार्केट का। मार्केट को डिवाइड किया जाता है या फिर पॉपुलेशन को सब ग्रुप के अंदर टुकड़ों में जो है वो सिमिलर मोटिवेशंस के साथ, सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर जो है वो उनको डिवाइड कर दिया जाता है। मार्केट रिसर्च प्रोसेस की हम बात करें इसके अंदर ये होता है कि डिफाइन किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम, इस्टेब्लिश किया जाता है रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है डेटा, फॉर्मुलेट किया जाता है फाइंडिंग्स को भी। और प्रोडक्ट की हम बात करें, प्रोडक्ट है क्या चीज़। प्रोडक्ट सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन असल में हम इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग डेफिनेशन जो है वो नहीं जानते। प्रोडक्ट से मुराद कोई भी चीज़ होती है जिसको ऑफ़र किया जा सकता है सेल के लिए। सेल के लिए जारी बात है, आप देखते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो सेल के लिए ऑफ़र की जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन करती है, एंड इन रिटर्न और बदले में क्या होता है कि जाहिर बात है उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती हैं सेल्स के लिए और बदले में उनको जो है जाहिर बात है प्रॉफिट होता है। हर प्रोडक्ट के जाहिर बात है कुछ बेनिफिट्स होते हैं उसके साथ, और हर प्रोडक्ट का जो है वो आइडेंटिफाई जो सेट है आइडेंटिफाइड फीचर्स का भी। ना द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो क्लासीफाई उनको किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, डिवाइड किया जाता है। हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं प्रोडक्ट्स की। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं,
ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है, और ये हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में और अपने घरों में यूज़ करते हैं। अवेलेबल होती है फिनिश और कंज्यूमेबल फॉर्म में, यानी ऐसी फॉर्म में होती है जो कि ला के हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मज़ीद उसके ऊपर कोई काम करेंगे या उसको कुछ तब्दील करेंगे। जैसे खाने की कोई चीज़ होती है तो अब मार्केट से जाके हम कोई भी चीज़ अगर लाते हैं, कोई पैकेट के अंदर है, कोई चॉकलेट है, टॉफ़ी है, तो ऐसा होता है कि उसको वो फिनिश होती है और कंज्यूमेबल फॉर्म में होती है, उसको ला के हम खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको जो है वो कुक कर रहे हो या फिर कुछ और, ज़ाहिर बात है हमें करने की ज़रूरत नहीं होती उसकी फॉर्म चेंज करने की। तो फिनिश फॉर्म के अंदर होती है और कंज्यूमेबल फॉर्म में होती है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि यूज़ किया जाता है, जिनको प्रिपेयर करने के लिए दूसरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था, इनके ज़रिए दूसरी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे कि मशीनरी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल ये है। अब प्रोडक्ट मिक्स की हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो सम होता है तमाम प्रोडक्ट्स जो कंपनी ऑफर करती है, एक ही कंपनी की जितनी भी तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सम है वो जो ऑफर कर रही है वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आ जाता है हमारे पास। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करें तो स्टेजेस होते हैं हर प्रोडक्ट के, जिस तरह ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस होते हैं तो प्रोडक्ट के भी ज़ाहिर बात है स्टेजेस होते हैं। पहला ये होता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर नई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है R&D के बाद, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, तो तमाम जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं जो उसको बनाने में आते हैं। और इस स्टेज के ऊपर सिर्फ एक ही या चंद मैन्युफैक्चरर होते हैं मार्केट में, यानी कि कहीं नई प्रोडक्ट आती है अगर, तो उसको बनाने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि वो मार्केट में बिल्कुल नई चीज़ आई है एक। तो जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में फिर कंपटीशन भी बहुत कम होता है, और फिर जाहिर बात है नई प्रोडक्ट होती है तो प्रॉफिट भी इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उसकी सेल भी जाहिर बात है अभी इतनी नहीं होती। फिर ग्रोथ स्टेज आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के बाद अब जब ग्रोथ हो रही है तो कस्टमर को अवेयरनेस हो रही है, उनको पता चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में कि मार्केट में जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट आई है। और फिर जो है जाहिर बात है इंक्रीज में इजाफा होगा सेल के अंदर, रिपीटेड ऑर्डर्स होंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे और नए कस्टमर भी मार्केट में एंटर हो जाएंगे। मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है। अब इस स्टेज में लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं नई प्रोडक्ट के साथ, और प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है स्टेबल, ना सिर्फ बल्कि लोग जो वो रिकग्नाइज करते हैं कंपनी को उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट की वजह से कंपनी को भी पहचानना शुरू कर देते हैं लोग कि ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये इस कंपनी की है। और फिर आखिर में डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है। अब ये लास्ट स्टेज होता है, जाहिर बात है प्रोडक्ट का जो जाहिर बात है लॉस कर जाती है मार्केट शेयर, उसकी सेल जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, और इवन के प्रॉफिट भी उसके जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से भी गायब होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद है फिर ब्रांड्स। अब ब्रांड्स क्या है, हर कोई ब्रांड यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ब्रांडेड यूज़ करते हैं चीज़ें, तो कुछ लोग कम ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ब्रांड आपने भी यकीनी तौर पे यूज़ की होगी। सो ब्रांड है क्या वैसे? ब्रांड जो है कोई एक सिंबल भी हो सकता है, एक साइन भी हो सकता है, एक टाइप ऑफ राइटिंग भी हो सकती है, यानी कि कुछ लिखा हुआ, कुछ अच्छी तरीके से लिखा हुआ भी हो सकता है, कोई कलर भी हो सकता है, एक डिज़ाइन भी हो सकता है, या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स या सर्विस जो एक सेलर या ग्रुप ऑफ सेलर की, कि डिफ्रेंशिएट करें उनको कॉम्पिटिटर्स से। अब लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ इसी वजह से जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जिस ब्रांड को हम बाय कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ ख़ास है जो बाकी ब्रांड में नहीं है। अब वो है या नहीं है वो एक अलग इशू है, डिबेटेबल इशू है कि वो होती है या नहीं होती, लेकिन लोग ब्रांड की तरफ इसलिए जाते हैं कि एक ब्रांड जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से। इसी वजह से ब्रांड्स जो है वो बनाई जाती हैं। और ब्रांड के लिए फिर ब्रांडिंग करने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, किसी साइन का भी यूज़ किया जाता है, टाइप ऑफ राइटिंग आप देखते हैं, खूबसूरत राइटिंग्स होती हैं कुछ ब्रांड्स की, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ अपने उनके कुछ डिज़ाइन होते हैं, या तमाम कॉम्बिनेशन, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी वो यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रांड को जाहिर बात है ब्रांडिंग के लिए। अब पैकेजिंग और लेबलिंग की हम बात करते हैं। पैकेजिंग से मुराद तो ड्रेस होता है प्रोडक्ट का, जिसके अंदर प्रोडक्ट होती है, इसके अंदर डिज़ाइनिंग और रैपर आ जाता है प्रोडक्ट का, जो भी बॉक्स है या रैपर है वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जबकि लेबलिंग की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग का ही हिस्सा होता है ये, लेकिन वो हिस्सा जहाँ पर उसके नाम, कॉन्टेंट्स, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह लिखा होता है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं जब भी कोई पैकेट के अंदर, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, कई सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती है। एक तरफ से मैन्युफैक्चरर का नेम भी लिखा है, उसका जो ब्रांड नेम है वो भी लिखा हुआ होता है, और इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी लिखे होते हैं, और कुछ प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं। कई प्रोडक्ट्स तो ऐसी होती हैं उनके प्रिकॉशंस भी जाहिर बात है लिखे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लेबलिंग के अंदर आ जाती हैं। प्राइस स्कीमिंग की हम बात करें, एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें जब प्राइस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आती है वो हायर प्राइस के ऊपर उसको लॉन्च किया जाता है, एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा। ये हम प्राइस स्कीमिंग इसको हम कहते हैं।
पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली तो अपने लोअर प्राइस के ऊपर उतारा जाता है प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में। एजेंट्स और ब्रोकर्स की अगर हम बात करें, ये इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट होते हैं, यूजुअली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं बहुत से मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स को, होलसेलर और रिटेलर्स को, और प्रोवाइड करते हैं वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जिसके अंदर शेल्फ और डिस्प्ले मर्चेंडाइजिंग और एडवर्टाइजिंग लेआउट है। सो एजेंट्स और ब्रोकर जो है वो खुद जो है नॉर्मली तौर पे इनकी खुद की कोई मर्चेंडाइज नहीं होता है, खुद कोई चीज़ें खरीद के बेच नहीं रहे होते हैं, बल्कि ये मिडिल मैन होते हैं। ये नॉर्मली तौर पे मिडिल में होते हैं और कमीशन लेके काम कर रहे होते हैं। ये होलसेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो होलसेलर जो है प्राइमरीली तौर पे तो वो रिटेलर को बेचना उसका काम होता है। उसके अलावा दूसरे होलसेलर्स को भी वो सेल करते हैं। एक बड़ा होलसेलर है तो वो छोटे होलसेलर को सेल करे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को भी सेल करते हैं, और कभी कभी कंज्यूमर्स भी इनसे बाय कर लेते हैं। कभी कभी नॉर्मली ऐसा भी होता है किसी ने बल्क में बाय करना है तो ऐसा हो जाता है कि कंज्यूमर भी इनसे बाय कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइमरीली तौर पर बेचते हैं ये सबसे ज़्यादा तो रिटेलर्स इनसे बाय करते हैं। इसके अलावा दूसरे होलसेलर्स भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल यूजर्स भी कर सकते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों वगैरह के अंदर भी होलसेलर्स से जो है वो माल आता है। और ये इनके पास जाहिर बात है कई सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को जो कि बाय करते हैं प्रोडक्ट रीसेल्स के लिए या फिर बिजनेस में। ज़्यादातर होलसेलर से वही लोग बाय करते हैं जिनको रीसेल करना होता है, दोबारा बेचना होता है, या फिर बिजनेस के अंदर उन्होंने अपने इस्तेमाल करना होता है अपने ऑफिस वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में। और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ की हम बात करें तो ये जो है कंपनी का ओवरऑल प्लान होता है मूव करने के लिए प्रोडक्ट बायर तक, यानी कि कैसे बायर्स तक पहुँचाई जाए प्रोडक्ट, और ये प्ले करता है मेजर रोल कंपनी की सक्सेस के अंदर। और जो एक हिस्सा है स्ट्रेटजी का वो ये कि सही मार्केट कवरेज को चूज़ किया जाए, और ये डिपेंड करता है प्राइमरी जो है टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि कन्वीनियंस गुड्स की हम बात करें तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशनल सप्लाईज के मुकाबले में। नाउ द टाइप्स ऑफ रिटेलर आउटलेट। रिटेलर्स जो होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं, डिफरेंट रिटेलर्स आप देखते हैं मार्केट के अंदर। कोई एक तरह का रिटेलर नहीं होता कि हम समझे कोई एक ही तरह का रिटेलर है, कोई एक दुकान हम समझ लें कि वो एक रिटेलर है, नहीं, डिफरेंट तरह के रिटेलर्स हमें देखने में आते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं जो कि लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं, और इसके अलावा सुपर मार्केट जो आज के दौर में काफ़ी कॉमन है। डिफरेंट सुपर मार्केट जो है वो मौजूद हैं हमारे कंट्री के अंदर भी। सो ये जो है इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट लाइन होती है, और ये ऑफ़र करते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स और फूड रिलेटेड आइटम्स। इनके पास जो है वो ग्रोसरी आइटम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है सुपर मार्केट्स के पास, और लोग जो है वो महीने भर का जो उनका जो भी सौदा सल्फ होता है, जो भी राशन वगैरह होता है, वो वहाँ से लोग जो है वो बाय करते हैं सुपर मार्केट से। हाइपर मार्केट्स होती हैं, इनके पास बहुत बड़ी जो है वो बहुत लंबी जो है वो प्रोडक्ट लाइन होती है, बहुत लंबी जो है प्रोडक्ट लाइन वाले रिटेलर होते हैं, और वाइड वैरायटी होती है इनके पास जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि रिलेटेड नहीं है। और स्पेशलिटी स्टोर्स भी होते हैं, ये ऐसे स्टोर होते हैं इनके पास सिर्फ एक ही ख़ास किस्म के गुड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि इनके पास बहुत सारे हों, कोई ख़ास किस्म की गुड होगा, कोई ख़ास किस्म का सामान होगा, लेकिन उसके अंदर भी जो है इनके पास डिफरेंट ब्रांड्स होंगी, स्टाइल्स भी डिफरेंट होंगे, साइजेस, मॉडल्स और प्राइसेस भी। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि चिल्ड्रन क्लोथिंग है, आप कपड़े वालों के पास आप देखते हैं तो ये स्पेशलिटी स्टोर्स में आ जाते हैं। आप कपड़ों की जो दुकान है या कपड़ों का जो स्टोर है उसके अंदर आप देखेंगे कि वो सिर्फ बेच तो कपड़े रहे हैं, एक ही तरह का उनके पास गुड है, सामान है, कपड़े ही बेच रहे हैं वो, चाहे वो चिल्ड्रन क्लोथिंग बेच रहे हैं या कोई और सी, लेकिन उनके पास फिर डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े आप देखते हैं, स्टाइल्स भी डिफरेंट देखते हैं, साइज़ भी, मॉडल्स भी, और प्राइस भी ज़ाहिर बात है डिफरेंट प्राइस में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा बुक्स के जो स्टोर्स होते हैं उनके पास ज़ाहिर बात है वैरायटी होती है। उर्दू बाज़ार के अंदर बुक्स स्टोर मौजूद हैं बड़े बड़े, सो वहाँ पे जो है वो वैरायटी देखने में आती है बुक्स की, हर तरह की उनके पास जो है वो बुक्स देखने में आती है। हर सब्जेक्ट की भी हम तकरीबन देखते हैं कि मौजूद होती है, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की और डिफरेंट राइटर्स की, और डिफरेंट एडिशंस तक होते हैं। और स्पोर्टिंग गुड्स वाले जो स्पोर्ट्स का जिनके पास सामान होता है उनके अंदर स्पोर्ट्स की वैरायटी हमारे पास हम देखते हैं कि होती है, डिफरेंट स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की भी है तो दूसरी तरफ फुटबॉल की भी है, इस तरह हॉकी की भी है। सो डिफरेंट स्पोर्ट्स का जो है वो गुड्स हमें दिखाई देते हैं। और कैटेगरी किलर्स जो है वो सुपर स्टोर्स है जैसे कि टॉयज़ और स्क्रैम्बल्ड मर्चेंडाइजिंग जो है रिटेल प्रैक्टिस है कैरी करने की किसी प्रोडक्ट को जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेल करें अच्छी तरह रिगार्डलेस के जो ओरिजिनल स्टोर की ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफरिंग है।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं मूव करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है बहुत से ट्रेड ऑफ्स के साथ जो कि अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट्स को भी। नाउ दी प्रमोशन, अब अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं सो प्रमोशन आई थिंक पहले भी आ चुका है। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, बताया जाता है कस्टमर्स को। सो प्रमोशन का अल्टीमेट गोल जारी बात है सेल्स को बढ़ाना ही होता है, और जो दूसरे गोल होते हैं उसमें ये भी होता है कि इन्फॉर्मेशन बताई जाए, ताकि इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी तो फिर कस्टमर जो होगा वो अच्छी तरह से प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करेगा, और इससे फिर जारी बात है जब अच्छी तरह वो यूज़ करेगा तो रिजल्ट भी उसको फिर अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा पोजीशन करना एक प्रोडक्ट को, ये भी मकसद होता है पोजीशनिंग का, वैल्यू को ऐड करना ये भी होता है, और कंट्रोल करना सेल्स वॉल्यूम को। सो प्रोमोशनल स्ट्रेटजी होती है, डिफरेंट प्रोमोशनल स्ट्रेटजी डिफरेंट कंपनीज की तरफ से देखने में आती हैं। एक तो पुश स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि मोटिवेट किया जाता है होलसेलर्स और रिटेलर्स को कि पुश करें प्रोडक्ट और एंड यूज़र तक। अब ऐसा इस तरह से किया जाता है कि इनको कमीशन दिया जाता है, होलसेलर्स और रिटेलर्स को कमीशन दिया जाता है कि वो आगे जो है वो प्रोडक्ट को पुश करें। अक्सर आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं वो अवेलेबल नहीं होती, तो रिटेलर या होलसेलर आपको कहता है कि ये वाली प्रोडक्ट लें, ये भी बिल्कुल वैसी ही है या उससे अच्छी है। तो कई केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि वो इसलिए प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर रहे होते हैं कि उनको कमीशन मिल रहा होता है कई केसेस में, हर बार तो नहीं लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है, या फिर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कमीशन नहीं भी मिल रहा तो उनको प्रॉफिट उस पर ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसको पुश कर रहे होते हैं। और पुल स्ट्रेटजी होती है, पुल स्ट्रेटजी के अंदर किसी को कमीशन वगैरह तो नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है कि कंज्यूमर डिमांड को स्टिमुलेट किया जाता है, और फिर जो है जाहिर बात है कंज्यूमर खुद आते हैं। अब ये यहाँ पर क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है और कंज्यूमर खुद आते हैं होलसेलर और रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट के लिए, और फिर उनके पास वो प्रोडक्ट होती है तो वो बाय कर लेते हैं। नाउ द प्रमोशनल मिक्स, सो मार्केटर यूज़ करते हैं 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग सबसे कॉमन देखते हैं आप, पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं, सेल्स प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन होता है, और मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्रमोशन मिक्स को। अब एडवर्टाइजिंग की हम बात करें, एडवर्टाइजमेंट जो की जाती है और जो कि एक बहुत ही कॉमन किस्म का हम टूल कह सकते हैं। सो ऐसा प्रमोशनल टूल होता है जिसके अंदर जो कि पेड होता है, एक तो ये फ्री नहीं है, पहली चीज़ तो ये फ्री नहीं है, पेड होता है। जनरली तौर पर एडवर्टाइजमेंट फ्री नहीं होती, नॉन पर्सनल होती है, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इसको यूज़ करते हैं ताकि वो इन्फॉर्म कर सके ऑडियंस को, एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो चुकी है, या इस प्रोडक्ट के अंदर ये नया फीचर आ चुका है। एडवर्टाइजिंग भी कई तरह की होती है, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है जिसके ज़रिए याद दिलाया जाता है कस्टमर को प्रोडक्ट का नाम के, इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। और मीडिया मिक्स की हम बात करें तो कॉम्बिनेशन होता है एडवर्टाइजिंग मीडिया का, जिसको चूज़ किया जाता है एडवर्टाइज़ करने के लिए कंपनी की प्रोडक्ट्स को। एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है एक इंडिपेंडेंट कंपनी जिसका यही काम होता है, ये तमाम जो है वो एडवर्टाइजिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल सेलिंग क्या है, एक प्रमोशनल टूल होता है जिसके अंदर सेल पर्सन 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं पोटेंशियल कस्टमर से, उनसे जाके मिलते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको बताते हैं हमारी प्रोडक्ट में ये है और ये सारे डिस्काउंट है और ये फीचर्स वगैरह या ये बेनिफिट्स वगैरह मौजूद हैं। सेल्स प्रमोशन की हम बात करें सो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी को डिज़ाइन किया जाता है स्टिमुलेट करने के लिए कस्टमर की बाइंग, या फिर जो कॉपरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से और जो सेल्स एजेंट्स होते हैं। नाउ दी पब्लिसिटी, अब पब्लिसिटी की हम बात करें सो ये अनपेड फॉर्म होती है प्रमोशन की। एडवर्टाइजिंग पेड है, ये अनपेड फॉर्म है और मास मीडिया के जरिए किया जाता है जैसे कि टेलीविजन और न्यूज़पेपर है। सो पब्लिसिटी फ्री तो है लेकिन आपके पास इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता, ये एक बहुत चीज़ है, कंट्रोल भी नहीं होता। सो ज़रूरत होती है कि जो भी अच्छी और बुरी पब्लिसिटी है उससे अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके ज़रिए मेजर किया जाता है, नापा जाता है, अगर हम उर्दू में कहें तो ये देखा जाता है, नापा जाता है, मेजर किया जाता है जो इफ़ेक्टिव यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, और जाहिर बात है प्रोड्यूस किया जा रहा है, कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है कितने रिसोर्सेज से, ये देखा जाएगा। यूटिलिटी की हम बात करें तो सेटिस्फाई करना, किस हद तक एक प्रोडक्ट कितनी जो है वो सेटिस्फाई करती है एक नीड को, कस्टमर को, वो जो यूटिलिटी होती है जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी उस प्रोडक्ट की। अब गैंट चार्ट की हम बात करते हैं तो ये जो विजुअल एड्स हैं विजुअली तौर पे ये दिखाते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं लोडिंग और स्केजुलिंग के अंदर, और ये ड्राइव हुआ है हेनरी गैंट से जो कि जिन्होंने डेवलप किया था लेट 1800s में। और चार्ट जो है शो करता है यूज़ जो लेबर रिसोर्सेज का, जैसे कि वर्क सेंटर और लेबर्स वगैरह।
नाउ द पर्ट नेटवर्क, अब ये जो है एब्रीवेशन है प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक का, और ये जो है मेथडोलॉजी थी जिसको डेवलप किया यूएस के नेवी ने 1950 में मैनेज करने के लिए पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम, और ये कॉमनली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। और पर्ट नेटवर्क एक फ्लो चार्ट है जो कि शो करता है सीक्वेंस एक्टिविटीज़ जो कि रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट करने के लिए एक प्रोजेक्ट, साथ में जो टाइम या कॉस्ट जो उसके साथ एसोसिएट है। परचेजिंग प्रोसेस की हम बात करते हैं। सो परचेजिंग जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मटेरियल्स को सिलेक्ट किया जाता है मार्केट से और उनको फर्म में लाया जाता है कि वो परफॉर्म कर सके तमाम प्रोडक्शन ऑपरेशंस। नाउ दी जस्ट इन टाइम, अब हम जस्ट इन टाइम की हम बात करें जिसको JIT कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल को एग्जैक्टली हासिल किया जाए जब डिमांड हो, यानी कि जैसे ही डिमांड है वो अवेलेबल हो जाए, ऐसा ना हो कि वो शॉर्ट हुआ है मार्केट से तो वो उसी वक्त अवेलेबल हो जाए। और ये तब मेंटेन किया जा सकता है, ऐसा तब पॉसिबल है जब सप्लायर के पास आपकी फुल हमारी जो है वो फुल इन्वेंट्री डिटेल्स हो, उसको एक एक इन्वेंट्री डिटेल बताए कि हमारे पास इतना स्टॉक रह चुका है। नाउ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक रिलेटिवली न्यू जो है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर पूरा कोर्स भी, पूरा सब्जेक्ट भी जो है वो पढ़ाया जाता है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट असल में है क्या, सम है तमाम एक्टिविटीज़ का, उन तमाम एक्टिविटीज़ को मिला लें हम, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट आती है, उन तमाम एक्टिविटीज़ इसमें शामिल है जिनकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट आती है मार्केट के अंदर। और कस्टमर फोकस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और उसमें शामिल है मेथड जो डिटरमाइन करने के लिए कि कस्टमर क्या चाहता है, और ऑब्वियसली बात है फुलफिल करना नीड्स को और क्रिएट करना कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो ये जो है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस है के साथ कंसर्न है, कन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस के साथ। और प्राइम पर्पस क्वालिटी कंट्रोल का ये होता है कि एश्योर किया जाए कि प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाए तो तमाम एक्शन जिनको लिया जाता है इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो है वो मिलते हैं एडहेयर टू एंड डेट, जो कि डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विस जो कि पूरा कर सके परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि उसी के मुताबिक जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हैं जो प्रोसीजर्स हैं। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की हम बात करें तो इससे मुराद वो कॉस्ट होती है मार्केट के अंदर कि अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, यानी कि जो उसको सेल कर दिया, जो बनाने में कॉस्ट आई वो तो आई, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकती है, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहलाई जाती है अगर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तब। और उसके अंदर फिर एक्सटर्नल फेलियर और इंटरनल फेलियर आ जाती है। एक्सटर्नल फेलियर ये है कि जब प्रोडक्ट सेल कर दी गई उसके बाद जो कुछ उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स सामने आ रहे हैं या कुछ उसके अंदर एरर्स आ रहे हैं या कोई और इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी वजह से जैसे कि वारंटी की जो कॉस्ट होती है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आ जाती है। और इंटरनल फेलियर कॉस्ट आती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर कोई डिफेक्ट पकड़ लिया जाता है प्रोडक्ट के अंदर तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होते हैं, तो उसके ऊपर रीवर्क किया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ISO 2009,000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स की हम बात करें तो ये जो है एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है जो कि प्रोवाइड करता है सेट ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को, और ISO एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि शो करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है कुछ सिस्टम्स और उन सिस्टम की ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी। अब अक्सर प्रोडक्ट्स पे आप देखते हैं कि वो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट होती हैं, तो ISO सर्टिफाइड होने का मकसद ये होता है कि वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रही हैं, वो फर्म्स वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे प्रोसीजर्स के ज़रिए बनाई जा रही है जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनती है जिन प्रोसीजर्स के ज़रिए। ISO 14,000, अब डिफरेंट ISO प्रोग्राम्स देखने में आते हैं, डिफरेंट ISO का डिफरेंट जो है जारी बात है पर्पस है। ISO 14,000 जो है वो सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, प्रोटेक्ट कर रही है। सो जो भी ISO 14,000 होगी वो एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्टिंग होगी। और बेंचमार्किंग की हम बात करें तो ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए कंपनी जो है इम्प्लीमेंट करती है बेस्ट प्रैक्टिस उसके अपने खुद की पास परफॉर्मेंस से या फिर जो उसके कॉम्पिटिटर वगैरह हैं उनको देखते हुए, ताकि इम्प्रूव किया जाए उसकी प्रोडक्ट को। और इंटरनल बेंचमार्किंग और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल के अंदर फर्म यूज़ करती है अपनी खुद की परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने के लिए प्रोग्रेस और सेट करना, और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग जो है शुरू होता है क्रिटिकल रिव्यू के साथ कॉम्पिटिटर्स के एंड इवन कंपनीज इन अदर बिजनेस, और दूसरी बिजनेसेस के अंदर भी देखा जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पर हो रही है। नाउ दी कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन की हम बात करें तो नॉर्मली कम्युनिकेशन को लोग समझते हैं कि बोलना
कम्युनिकेशन जो है वो है, जो शख्स बोल लेता है तो वो कम्युनिकेट अच्छा कर लेता है। तो ये कम्युनिकेशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हम कह सकते हैं। सिर्फ बोल लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि चॉइस ऑफ वर्ड्स और जिस तरीके से वर्ड्स को कहा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर फिर रिटर्न भी आ जाती है, और जेस्चर्स वगैरह, इशारे वगैरह जो हम कहते हैं वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो असल में कम्युनिकेशन है क्या? ट्रांसमिशन होना इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है? वन पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एक जगह एक शख्स एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी जगह, दूसरे शख्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है कम्युनिकेशन के बगैर, चाहे वो ओरल है, रिटन है, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जैसे कोई इशारे वगैरह हैं। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है? पहला जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जाती है। अब इसमें होता क्या है कि ऊपर के लोगों तक जाती है कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर के लोगों तक। जब कोई लेबर या सुपरवाइजर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजर से या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी कि नीचे के लेवल के लोग ऊपर के लेवल के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। और फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है, जिसमें कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है टॉप से बॉटम की तरफ होता है। जब एक सीईओ या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट किया अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने नीचे के लेवल के लोगों के साथ, वो हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर लेंगे। इंटरनल कम्युनिकेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है जो कि बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या दूसरे लोगों के साथ की जाएगी। वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वर्बल के अंदर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो। इस ट्यूटोरियल के अंदर भी वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर आप रिटर्न वर्ड्स भी देख सकते हैं और साथ में आप सुन भी सकते हैं वर्ड्स को। और जो बेसिस होती है कम्युनिकेशन की वो इंट्रैक्शन होती है लोगों के दरमियान। सो वर्बल कम्युनिकेशन जो है जाहिर बात है एक तरीका है लोगों के लिए कि वो फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर सके। जाहिर बात है फेस टू फेस कम्युनिकेट करने के लिए भी वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ जो है वो किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, वर्ड्स का यूज़ किए बगैर भी लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। और इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ अपीयरेंस है, लोगों की अपीयरेंस भी आ सकती है और बाकी चीज़ों की भी अपीयरेंस आ सकती है। अपीयरेंस से भी पता चलता है किसी चीज़ का। सो अगर हम एक लेटर जो है वो रिसीव करते हैं, सो अपीयरेंस जो लेटर की उससे भी पता चल जाता है कि वो कहाँ से आया है। सो लेटर की भी अपीयरेंस जो एक कम्युनिकेशन कर रही होती है उससे पता चल रहा होता है, उसका एनवलप वगैरह से भी पता चल जाता है वो कहाँ से आया है। कलर्स की हम बात करें तो जाहिर बात है कलर्स भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा हैं। जैसे कि रेड लाइट जब जलती है सिग्नल पे तो उसका मतलब ये होता है कि स्टॉप करना है, अपने गाड़ी को रोक लेना है। इसी तरह से जो ड्रेस के कलर हैं उससे भी बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। साउंड्स की हम बात करें, साउंड्स भी जो है जाहिर बात है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। साउंड्स हो गई, हॉर्न दिया जाता है वो भी आ जाती है। इसके अलावा वॉइस ऑफ मशीन, जो मशीन की जो है जाहिर बात है आवाज़ होती है उससे भी पता चल जाता है। और की रिंग का गिरना हमारी पॉकेट से, और बहुत सी चीज़ें जो है वो जो है नॉन इसमें आ जाती हैं। स्मेल भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कहीं पे कोई चीज़ बर्न हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ जो है जाहिर बात है कहीं पे बर्निंग हो रही है, या कहीं पे आग लग गई है खुदा न खास्ता, तो उसका भी हमें जो है वो पता चल जाता है। सो टच, अब टच भी जाहिर बात है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। लोगों को टच करके भी कम्युनिकेट जो है वो किया जाता है। शेक हैंड करते हैं लोग, और इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से जो है किसी के शोल्डर पे हम हाथ रखते हैं तो उसका भी एक मैसेज होता है जो है हम वो दे रहे होते हैं। और जाहिर बात है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जाहिर बात है उनके लिए तो कम्युनिकेशन का जो एक मेन सोर्स है वो टचिंग ही होता है। वो टचिंग के ज़रिए ही कम्युनिकेट जो वो कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो देख तो नहीं सकते। सो टचिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कम्युनिकेशन के लिए। अब है MCQ। सो पहला ये कि कॉमर्स कैन बी, कॉमर्स जो है वो इनमें से क्या हो सकता है? सो ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, ट्रेड यानी कि तिजारत आयता है, ख़रीदो फरोख्त आयती है, और एड टू ट्रेड ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेडिंग के अंदर मदद करती हैं, जैसे कि बैंकिंग, वेयर हाउस वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं, जो ऑनर्स होने चाहिए, वो कितने होते हैं? मिनिमम 7 होते हैं। और उसके बाद ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमिकली कौन से सेक्शन को? सोसाइटी के पुअर, जो पुअर लोग होते हैं उनको जाहिर बात है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है इनको। और उसके बाद ये कि डैश इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस गुड्स वेल्थ, वो है कैपिटल। सो कैपिटल जो है जिसको हम सरमाया कहते हैं वो। और जो सेकंड कंपोनेंट है बिजनेस का उसके अंदर कॉमर्स आ जाता है। उसके बाद ये कि डैश जो है सेपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन उसके एनवायरनमेंट से होती है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज जो है उसका आंसर है।
उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छा ये दोबारा आ गया, पुअर सेक्शन के लिए बनाया जाता है इसको। और उसके बाद ये ड्यू टू एब्सेंस होने की वजह से डैश की परफॉर्मेंस जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत पुअर होती है, प्रॉफिट इंसेंटिव, क्योंकि वहाँ पे मकसद प्रॉफिट का अर्न करना नहीं होता बल्कि लोगों की वेलफेयर होता है इस वजह से। और उसके आगे के डैश जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि एक बिजनेस का की होप होती है और प्लान होती है कि अचीव किया जाए, वो गोल्स होते हैं। और उसके बाद ये कि कंपनी को लाजमी तौर पे करना चाहिए एक एनुअल जनरल मीटिंग उसके शेयर होल्डर की, साल में कब करना चाहिए, वंस इन ईयर, साल में एक बार जो है वो करना चाहिए। उसके आगे के डैश स्किल्स जो है वो नेसेसरी हैं कि कम्पीट किया जाए ग्लोबल इन्वायरमेंट में, वो होते हैं ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स। तो ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये स्किल्स जो कि यूज़ होते हैं अंडरस्टैंडिंग में एंड गेट अलॉन्ग विद पीपल, वो कौन से स्किल होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होते हैं वो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।